हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजी लर्निंग क्लासेस। आज हम फिजिक्स में देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का एक टॉपिक, वेव पार्टिकल डुअलिटी, जिसे दिया था डी ब्रॉगली सर ने। तो आइए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। आइए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तरंग कण द्वैतता, वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो यहाँ लिखा हुआ है, प्रकाश की द्वैती प्रकृति के आधार पर सन 1924 में वैज्ञानिक लुइस डी ब्रॉगली ने विचार रखा कि द्वैती प्रकृति केवल प्रकाश में ही नहीं होती, बल्कि यह सभी गतिशील द्रव्य कणों की भी होती है। उन्होंने माना कि प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण के साथ एक तरंग संबद्ध होती है, जिसे द्रव्य तरंग या मैटर वेव कहते हैं। तो ये 1924 में लुइस डी ब्रॉगली ने ये हाइपोथेसिस दी थी। लेकिन 1924 के पहले हम सिर्फ क्या पढ़ रहे थे, वेव थ्योरी को पढ़ रहे थे। वेव थ्योरी के थ्रू हमने कौन कौन से फिनोमिनास देखे थे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जैसे फिनोमिनास देखे थे। व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण जैसी घटनाएं हमने वेव थ्योरी के थ्रू देखी थी। लेकिन कुछ ऐसे फिनोमिनास थे जो वेव थ्योरी के थ्रू सॉल्व नहीं हो रहे थे, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इनको समझाने के लिए क्या आती है, क्वांटम मैकेनिक्स आती है। और क्वांटम मैकेनिक्स में फिर आती है थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी, जिसे हमने इन सब फिनोमिनास को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इनको समझाने के लिए पार्टिकल थ्योरी आती है। और फिर आती है वेव पार्टिकल थ्योरी, जिसमें हम क्या बताते हैं, एक मैटर वेव होती है जो क्या करती है, जिसमें भी मूविंग पार्टिकल है यदि, तो उसके साथ उसमें वेव नेचर भी होगा और पार्टिकल नेचर भी होगा। तो अब हम देखते हैं आगे। अभी तक हमने क्या देखा, लाइट का वेव नेचर देखा। वेव नेचर के थ्रू हमने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट को समझा। लेकिन ये सब जो कॉन्सेप्ट थे ये 1905 तक के पहले तक वैलिड थे। 1905 तक के लिए ये वैलिड थे। 1905 के बाद आती है हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है फोटोन का, जिसे दिया था मैक्स प्लांक सर ने, जिन्होंने फोटोन क्या लिया था, एज अ पार्टिकल लिया था। तो फिर आते हैं आइंस्टीन सर, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया। तो इन्होंने भी क्या बताया कि लाइट का कैसा होता है, पार्टिकल नेचर होता है। तो ये वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी अभी तक अलग अलग थी। लेकिन 1924 में डी ब्रॉगली सर आते हैं और कहते हैं नेचर हैज सिमेट्री। मीन्स यदि कोई मूविंग पार्टिकल है तो वो क्या करेगा, यदि कोई मूविंग पार्टिकल है तो उसके और उसका मास है, कोई मास है, सपोज मास m है, तो यदि वो मूविंग पार्टिकल है तो उसके साथ वेव भी एसोसिएट होगी। यदि वो मूविंग है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी, इसका मतलब है। और उस वेव को हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव बोलते हैं, मैटर वेव बोलेंगे, मैटर वेव बोलेंगे। और उस मैटर वेव में पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। लेकिन ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस थी जिसे डी ब्रॉगली सर ने बताई थी। इसका कोई हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। तो इसके लिए जब ये अपनी पीएचडी कर रहे थे, थीसिस लिख रहे थे, तो थीसिस में उन्होंने एक हाइपोथेसिस, मतलब इतनी बड़ी बात कही कि नेचर हैज सिमेट्री, एक मूविंग पार्टिकल है जो कि क्या, जिसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी और उसमें पार्टिकल और वेव नेचर दोनों होगा। तो अब जो उनके गाइड थे तब उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये एक हाइपोथेसिस थी, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। तो उसके लिए आइंस्टीन सर को बुलाया गया। तो आइंस्टीन सर ने भी कहा कि ये तो मतलब डी ब्रॉगली सर तो सही बोल रहे हैं कि यदि कोई मूविंग पार्टिकल है तो वो उसके साथ वेव एसोसिएट होगी और उसमें पार्टिकल और वेव नेचर दोनों होगा, जिसके लिए डी ब्रॉगली सर को फिर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो अब हम वेव नेचर और पार्टिकल नेचर हम दोनों देखेंगे, इसलिए इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, वेव पार्टिकल डुअलिटी बोलते हैं। अब हम देखते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन, डेरिवेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो यहाँ लिखा हुआ है, द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस स्टेट दैट एनी मूविंग
particle object is associated with both the wave properties as well as particle properties. According to the de Broglie equation hypothesis, a matter particle in motion is also associated with waves. तो यही मैंने पहले बताया कि डी ब्रॉगली सर ने एक हाइपोथेसिस दी जिसमें ये बताया कि यदि कोई मूविंग पार्टिकल है तो उसमें वेव प्रॉपर्टीज़ भी होगी और पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी होगी। और मूविंग पार्टिकल है यदि उस मूविंग पार्टिकल है और उस मूविंग पार्टिकल का मास m है और v वेलोसिटी से यदि मूव कर रहा है तो उसमें क्या होगा, हमें एक वेव एसोसिएट होगी। तो वेव एसोसिएट होगा दैट मीन्स उसमें एक उसका मोमेंटम भी होगा और मोमेंटम को हम किससे शो करते हैं, p से शो करते हैं। तो इस वेव की वेवलेंथ भी होगी जिसे हम किससे शो करेंगे, लैम्डा से शो करेंगे। तो अब हमें क्या करनी है, वेवलेंथ फाइंड करनी है जिसे हम क्या बोलेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और इस वेवलेंथ की वैल्यू क्या आएगी, h/mv, वेयर h इज अ प्लैंक कांस्टेंट एंड m इज द मास of object, v is the velocity of object, and p equals to mv, p is a momentum of object। अब हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करेंगे, मीन्स वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी नो दैट द एनर्जी ऑफ फोटोन, अर्लियर वी स्टडीड द एनर्जी ऑफ फोटोन, E equals to h nu। h is a Planck constant, the value of Planck constant 6.626 into 10 raised to power minus 34 joule second, and nu is the frequency of photon। now एनर्जी मास रिलेशन से हम देखेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन, ये किसने दिया था इक्वेशन, सर एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। E equals to mc², m is a mass of photon and c is a speed of light। अब हम प्लैंक इक्वेशंस को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 नाम देते हैं और इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट करने पर हम देखते हैं h न्यू इक्वल्स टू mc²। यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें m की वैल्यू क्या मिलेगी, h न्यू अपॉन c²। अब वी ऑल्सो नो दैट द मोमेंटम ऑफ फोटोन p इक्वल्स टू mv, p इक्वल्स टू mv होता है, बट हम यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ले रहे हैं इसलिए हमने क्या लिया है, mc लिया है। c इज़ अ स्पीड ऑफ लाइट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, m की वैल्यू पुट करेंगे मोमेंटम में। m यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी h न्यू अपॉन c² और c एज इट इज़ रहेगा mc का, c से c² कैंसिल होगा तो p की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, h न्यू बाय c। अब यहाँ हम ये भी जानते हैं कि c की वैल्यू क्या होती है, तो c इक्वल्स टू लैम्डा न्यू होता है। लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ वेव एंड न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, न्यू अपॉन सी। अब इस न्यू अपॉन सी को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, p इक्वल्स टू h बाय लैम्डा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, मोमेंटम की, मोमेंटम ऑफ फोटोन। नाउ यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वी विल फाइंड हेयर द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, h अपॉन p। हेयर लैम्डा इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। तो मैटर वेव की वेवलेंथ क्या मिल गई हमें, lambda equals to h by p। Now we will study here case 1 in terms of kinetic energy। तो we know that the kinetic energy of object, kinetic energy is equals to half mv²। तो यदि हमारे पास m मास का कोई पार्टिकल है सपोज और v वेलोसिटी से मूविंग है, ये मीन्स मूविंग पार्टिकल है कोई जिसका मास m है और वेलोसिटी v है, तो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी होगा। तो मोमेंटम क्या होता है ऑब्जेक्ट का, p इक्वल्स टू mv।
तो यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, p/m। इस वेलोसिटी की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, काइनेटिक एनर्जी में। तो हमने वेलोसिटी की वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या वैल्यू मिल जाएगी, हाफ m p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। एम स्क्वायर से ये एम कैंसिल हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या मिलेगी, पी स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ से हम मोमेंटम निकाल सकते हैं तो यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, और p की वैल्यू निकालेंगे तो √2m k मिल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी को यहाँ हमने सिंगल k से रिप्रेजेंट किया है। अब हमें मैटर वेव की क्या चाहिए, वेवलेंथ चाहिए है। तो वेवलेंथ हमें पता है लैम्डा इक्वल्स टू h/p होता है। तो हमने यहाँ पे h अपॉन √p की वैल्यू क्या पुट की है, √2m k। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वेवलेंथ आ गई मैटर वेव की। तो ये हमारा फर्स्ट केस था जिसको हमने किस में फाइंड किया, काइनेटिक एनर्जी की टर्म में फाइंड किया। नाउ we will study here case 2 in terms of accelerating potential for charge particle। अब हमें यहाँ पे चार्ज पार्टिकल के लिए देखना है। तो हमने क्या लिया है, एक 2 प्लेट ली है, 2 प्लेट जिसका स्टार्टिंग पोटेंशियल कितना है, 0 है, और कोई चार्ज पार्टिकल इसको जाना कहाँ तक है, v पोटेंशियल तक। यदि कोई चार्ज पार्टिकल है q और वो यदि v पोटेंशियल तक जाना है, दैट मीन्स उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी और v वेलोसिटी भी होगी। तो यहाँ पे काम हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे वर्क डन होगा। तो वर्क डन कितना होगा, q del v मीन्स 0, v माइनस डेल v मीन्स v माइनस 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्क डन q v। अब ये वर्क डन हो रहा है तो वर्क डन कैसे होगा, जब काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस वर्क इज डन ऑन द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, वर्क डन के इक्वल। और वर्क डन हमारा कितना निकला था, QV निकला था। तो बस यहाँ पे हमने जो अभी काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने फॉर्मूला देखा था उसमें हमें K की जगह क्या पुट करना है, QV पुट करना है। हमने क्या देखा था, काइनेटिक एनर्जी के लिए वेवलेंथ कितनी आई थी हमारी, h अपॉन √2m k आई थी। तो इस k की जगह हमें क्या पुट करना है, QV पुट करना है। तो QV हमने पुट किया तो हमें पास क्या वैल्यू आ गई, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन √2m QV। तो ये क्या मिल गया हमें, वेवलेंथ ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो ये जो हमने वेवलेंथ निकाली है ये ओनली फॉर चार्ज पार्टिकल के लिए हो। अब हम यहाँ पे अब हम नेक्स्ट केस देखेंगे, केस 3। अब हम केस 3 में देखेंगे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉन। ये जो फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे ये ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए ही एप्लीकेबल होगा और कोई चार्ज पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो हमें अभी हमने किसके लिए देखा था, चार्ज पार्टिकल के लिए देखा। तो चार्ज पार्टिकल के लिए हमने वेवलेंथ क्या फाइंड की थी, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन √2m QV। तो ये लिखा था। अब हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखना है। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। 2m QV की जगह हमने क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया और v वेलोसिटी ले ली। अब हम इस फॉर्मूले में हम प्लांक कांस्टेंट h, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करेंगे। ये सभी वैल्यूज लिखी हुई है इधर। प्लांक कांस्टेंट की 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। हमें यहाँ पे हमने सभी वैल्यूज़ पुट कर दी। हमारे यहाँ पास अभी v की वैल्यू नहीं है तो v एज इट इज़ रहने देंगे। तो v अब हम लैम्डा की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद 150 अपॉन v, √150 अपॉन v। ये वैल्यू किस में आ रही है, तो एंगस्ट्रॉम में आ रही है।
ये सभी वैल्यूज़ को हमने सॉल्व किया तो मीटर में आई थी, मीटर को हमने चेंज किया एंगस्ट्रॉम में, तो ये √150/V हमारा एंगस्ट्रॉम में आ गया। यदि हम इसको और सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 √V एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या निकाली हमने, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, और ये जो वेवलेंथ निकाली है ये ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही एप्लीकेबल होगी। तो ये हमारा था थर्ड केस फॉर इलेक्ट्रॉन। अब हम केस फोर्थ देखेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर गैस मॉलिक्यूल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज इक्वल्स टू F/2 kT. तो what is F here? F is a degree of freedom, K is a Boltzmann constant and T is a absolute temperature. तो काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ से फाइंड करेंगे फॉर मोनोएटॉमिक गैस, और मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी ली है यहाँ पे हमने, F इक्वल्स टू 3 लिया है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 3/2 K-T। तो हमने डैश क्यों लगाया के ऊपर, क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी को भी K से ही डिनोट किया है, इसलिए हमने के ऊपर डैश लगा दिया है। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे, हमें पता है वेवलेंथ कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, तो H/√2m/K। तो ये क्या थी, वेवलेंथ थी। अब हम यहाँ से हम क्या करेंगे, इस काइनेटिक एनर्जी की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ से 3/2 K-T। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने पुट कर दिया 2m 3/2 K-T। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचाएगा, √3m K-T। ये हमें मिल गई। तो वेवलेंथ कितनी मिली हमें यहाँ पे, लैम्डा इक्वल्स टू H/√3m K-T। K-T यहाँ पे हमें H प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यहाँ पे M की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, हम मोनो एटॉमिक गैस ले रहे हैं, सिंगल एटॉमिक गैस। तो जो भी हम गैस लेंगे उसका मास ले लेंगे, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी ली है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिया है। इस इक्वेशन में यदि हम सभी की वैल्यूज पुट करके यदि हम अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ कितनी मिलेगी, यहाँ से 25.6 √m/T। तो M कैपिटल M लिया है, मीन्स यहाँ पे M क्या बता रहा है, मोलर मास बता रहा है गैस का, जो भी हमने गैस लिया है, और T क्या है यहाँ पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और ये जो वैल्यू निकल रही है वेवलेंथ की, ये अप्रॉक्सीमेट है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू निकल रही है मोनो एटॉमिक गैस के लिए। सिंगल एटॉमिक गैस के लिए ये हमें वेवलेंथ मिली है। तो ये आज हमने चारों केस देखे, डी ब्रॉगली से रिलेटेड डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस देखी। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में क्या बताया था, डुअल नेचर बताया था, वेव पार्टिकल डुअलिटी को समझाया गया, जिसमें हमने क्या फाइंड की, वेव पार्टिकल की, मैटर वेव की वेवलेंथ निकाली H इक्वल्स टू H/P। फिर हमने केसेस देखे फॉर काइनेटिक एनर्जी, फॉर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर चार्ज पार्टिकल, एंड लास्ट हमने देखा मोनो एटॉमिक गैस के लिए वेवलेंथ फाइंड की। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके पहले की वीडियोस देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पे आप विज़िट कर सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।